मौर्य काल में आपने अशोक तक पढ़ रखा है। अब उसका हम लोग सैन्य विभाग देखते हैं, ठीक है ना, सैन्य व्यवस्था। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल की जो सेना थी ना, वो बहुत विशाल सेना थी, बहुत विशाल सेना। और सेनाओं को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था, एक था अस्थाई और एक था अस्थाई। एक परमानेंट और एक परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था, ठीक है। जस्टिन का नाम सुने हैं? जस्टिन एक यूनानी लेखक हुआ है, यूनानी लेखक है। जस्टिन जो यूनानी लेखक है, उसने कहा है कि मौर्य का जो सेना था वो उसमें 50,000 अश्वरोही थे। अश्वरोही समझते हैं? हाँ, घोड़ा वाला पार्टी था, ठीक है। 9,000 हाथी था, मतलब 9,000 हाथी था, और 8,000 रथ था। इसी ने मौर्य काल के सेनाओं को डाकुओं का गिरोह कहा है, डाकुओं का गिरोह। तो सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? जस्टिन ने। किसने कहा है? जस्टिन ने ही कहा है कि मौर्य काल की सेना कैसी थी? डाकुओं का गिरोह थी। यहाँ तक क्लियर है? जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, उसे नायक कहा जाता था, ठीक है, नायक कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी होते थे, सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी उसे सेनापति कहा जाता था। यहां तक क्लियर है? मौर्य काल की सेना विशाल थी। सेना को कई भाग में बांटा गया है? दो भाग में। जस्टिन जो यूनानी लेखक है, उसने क्या कहा है कि 50,000 घोड़े वाले थे, 9,000 हाथी वाले और 8,000 रथ वाले। इसी ने, जस्टिन ने सेनाओं को डाकुओं का क्या कहा है? गिरोह कहा है। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा गया है? नायक। और सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है? मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक की रचना किया? मेगास्थनीज ने कहा कि सैन्य विभाग की रख रखाव, सैन्य विभाग का रख रखाव, सैन्य विभाग का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। 5 सदस्यीय 6 समितियां, 6 समितियां। आ रही बात समझ में? 5 सदस्य प्रत्येक समिति में होते थे, यानी कितने समिति थी? 6 समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी 5 सदस्य का ही एक समिति बनता था। तो कुल समिति की संख्या 6 थी। और इन्हीं लोग मौर्य काल के सैन्य विभाग का रख रखाव करते थे, देखभाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल की जो सेना थी वो नंद वंश की, नंद वंश का नाम सुने हैं? हाँ, मौर्य से पहले कौन आया था? नंद आया था। नंद वंश की सेना से 3 गुना अधिक है। से कितना गुना? 3 गुना ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा। यहाँ तक बात स्पष्ट है? अब मौर्य काल का प्रशासनिक देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए कि सर्वोपरि राजा होता था, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। और राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद होता था। उसमें उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। महामात्र से तो वाकिफ है आप लोग? अशोक के शिलालेख में भी पढ़े हैं आप लोग कि स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति होती थी और
पुरुष महामात्रों की भी। ठीक है, तो उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था, जिसकी संख्या कितनी होती थी? 18। आप याद रखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था या महामात्र कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी होती थी? 18। जो और वरीय अधिकारी होते थे वो अध्यक्ष कहलाते थे, मतलब विभाग का उच्च अधिकारी, विभाग का उच्च अधिकारी, विभाग का उच्च अधिकारी अध्यक्ष कहलाता था। और इनकी संख्या 26, इनकी संख्या कितनी थी? 26। तो 18 तीर्थ या महामात्रों की संख्या थी और विभाग के उच्च अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 26। और कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष देखिए, जैसे कृषि विभाग, कृषि विभाग खेती बाड़ी वाला, तो इसको सीता अध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष मतलब समझ में आया? सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता था? कृषि विभाग वाला। पुलिस विभाग भी था उस समय, पुलिस विभाग को राक्षिन कहा जाता था, राक्षस नहीं, राक्षिन। ठीक है, यानी सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को और राक्षिन पुलिस विभाग को। और उसके बाद पैसा वैसा भी होता होगा। मुद्रा विभाग, मुद्रा विभाग समझते हैं? बिना मुद्रा के कुछ होना नहीं है अभी के टाइम में। तो मुद्रा विभाग भी था, मुद्रा विभाग को कहा जाता था। अच्छा, मुद्रा को किससे रिलेट कर सकते हैं आप? लक्ष्मी से, लक्ष्मी से ना, तो लक्ष्मणाध्यक्ष कहते थे, लक्ष्मणाध्यक्ष। यानी सीता अध्यक्ष कृषि विभाग, राक्षिन पुलिस विभाग, लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग। दीवानी न्यायालय नाम सुने हैं? दीवानी न्यायालय, जहाँ पे पैसा वैसा का लफड़ा का सॉल्यूशन होता है, दीवानी न्यायालय मतलब धन से संबंधित है। दीवानी न्यायालय समझते हैं? खेत बाड़ी वाला वहीं झगड़ा होता है, मतलब पैसा वैसा का जो झगड़ा होता है वो दीवानी न्यायालय में होता है, जिसको धन से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो विभाग था उसका था धर्मस्थली, उसका नाम था धर्मस्थली। तो धर्मस्थली किससे संबंधित है? दीवानी न्यायालय से। आड़ी बात समझ में यहाँ तक क्लियर? इधर दिख रहा है? दीवानी न्यायालय हो गया। इसके बाद देखिए गुप्तचर, गुप्तचर मतलब स्पाई, स्पाई समझते हैं ना? हाँ, सूचना देने वाला, जो गुप्त सूचना देता है उसको गुप्तचर कहते हैं। और मौर्य काल में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष नहीं, एक ही बात है। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। मेरे भाई आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं, क्योंकि अशोक जीवनी सबको ही पढ़ के रखा है कि अशोक के माता कौन थे, पिता कौन थे, अशोक का किया, कलिंग युद्ध कब किया, ये सारे चीजें उधर से आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन वहां से आ रहा है जहां से लड़के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर के माध्यम से हमने देखा है कि वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा। ये जीवनी उनका जो मतलब उनका जो समाज था, समाज का रहन सहन, सामाजिक कैसा था, आर्थिक कैसा था, राजनीतिकरण कैसा था, उधर बहुत कम लोग बता पाते हैं। ठीक है ना, जहां से अब क्वेश्चन नहीं आता है। पहले क्या था ना कि जब 2014 की बात बता रहे, 2014 तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उधर भी तो सेटर लोग बैठा है ना, देख लेता है कि क्या क्या याद करना है। तो पहले क्या किया कि सारा चीज याद कर लिया। मतलब बहुत ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे आपको जो रट्टा मार के पूरा याद कर रखे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में 80 क्वेश्चन जीएस से आता था, 20 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग बस। तो 80 क्वेश्चन भारी था ना, तो 80 क्वेश्चन के लिए सब बेहतर तरीके से तैयारी करके सबको रट गया था। तो ये सब अब अंदर की बातें हैं, ये सब ज्यादा फोकस करना है। आपसे इधर ही पूछ देगा रक्षिन क्या है, तो सोचिए इतिहास में तो रक्षिन पढ़वे नहीं किए थे, हो गया मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, इधर पढ़ना है, इधर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। इसमें भी एक अस्थाई गुप्तचर होता था। बिना गुप्तचर का पुलिस विभाग भी बेचारा हो जाता है, स्पाई रहता है तभी पुलिस एक्शन में रहती है। अस्थाई गुप्तचर को कहा जाता था संस्था। ठीक है, जैसे अभी आपके देश में रॉ है ना, रॉ है ना, तो वो एक संस्था है और उसका भी क्या है?
गुप्तचरी मतलब पता करता रहता है कि कहाँ मेरे देश में क्या एक्टिविटी होने वाला है। गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था, अस्थायी गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, और चलायमान, चलायमान मतलब चलते हुए, चलायमान गुप्तचर, चलायमान गुप्तचर मतलब चलता हुआ गुप्तचर। मैंने गए ने से कुछ बता दिए, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, इस टाइप वाला। तो चलायमान गुप्तचर को संचार कहा जाता था। चलायमान गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार। यहाँ तक बात स्पष्ट है? तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ ले सकते कुछ, फिर यहाँ भी दे देंगे टाइम पे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था देख रहे हैं आप, उसमें सेना कैसी थी? विशाल। जो नंद वंश के सेना से कितना था? सेना को कितने भागों बांटा गया? एक अस्थायी और एक अस्थायी। जस्टिन जो यूनानी लेखक है उसने क्या कहा है? वही है 9,000 8,000। जस्टिन ने मौर्य काल के सेनाओं को क्या कहा है? गिरोह कहा है। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला को क्या कहा है? सैन्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सेनापति। और सैन्य विभाग का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। यहाँ तक क्लियर है? अब मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था देखिए। राजा क्या था? जो भी डिसीजन लेता राजा लेता, लेकिन उसको सलाह देने के लिए क्या था? उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? इसकी संख्या कितनी थी? और तीर्थों की संख्या कितनी थी? कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसमें कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? पुलिस विभाग को, मुद्रा विभाग को, दीवानी न्यायालय को, गुप्तचर को, अस्थायी गुप्तचर को, चलायमान गुप्तचर को। यहाँ तक क्लियर है? इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा, देखते हैं कितना दिमाग में दिया। बताइए सेनाओं के, सेना को क्या बोलते हैं उसको? डाकुओं का गिरोह किसने कहा? किसने कहा? जस्टिन ने कहा। किसके सेनाओं को? नहीं मेरे भाई, मौर्य का, मौर्य के सेनाओं को कहा ना। आपका दिल दिमाग क्लास में नहीं है, सरस्वती पूजा की वजह से कहा। क्लास में दिल दिमाग नहीं है, टेंशन नहीं। चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। करिए, क्या दिक्कत है? यही ना, चिंता करने से चतुराई बढ़ती है और दुख होने से शरीर बढ़ता है। घटता है सर ना, जिसका सुख में सर, सुख में बहुत दिक्कत है। आइए देखते हैं। नहीं समझे बात को? नहीं तो समझ जाइएगा, जब घर जाइएगा तो समझ जाइएगा। सामाजिक व्यवस्था देखिए, मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में क्या था? समाज ऐसा था कि वहां पे किसी प्रकार का राजा के द्वारा किसी जनता को प्रेशराइज नहीं किया जाता था, दबाव नहीं डाला जाता था, उसका जीता जाता। उदाहरण ये है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अशोक बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाया तो कभी भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला कि आप भी बौद्ध धर्म को अपनाइए, ये कभी भी दबाव नहीं डाला। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। नहीं तो राजा था ना, वो तो कह सकता था ना कि बौद्ध धर्म को ही मानना है, अन्यथा कोई इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो समाज बहुत बेहतर था। इसने इस धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, प्रचार करने के लिए, दबाव डालने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म में क्या हुआ, ये सॉरी, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया और इसने सभी धर्मों का सम्मान भी किया। इसके जो 11वां शिलालेख है, 11वें शिलालेख, उसमें कहा कि ब्राह्मण जो है
ब्राह्मणों को कोई सताएगा नहीं, कोई सताए नहीं। 11वें में है ना धर्म का वर्णन, उसमें यही कहा गया है कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको कोई सताएगा नहीं। क्लियर है? अशोक ने क्या किया कि 4 गुफा दान में दिया। अरे भाई ये तो ले लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था ना, तो फिर आजीवक संप्रदाय को क्यों दिया? क्योंकि समाज बहुत बेहतर था, राजा बहुत बेहतर था, इसलिए इसने क्या किया, आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को कितने गुफा दान में दिया? 4 गुफा। आप लोग बता सकते हैं? बताइए। हाँ, कर्ज, चुपार, हाँ, सुदामा और विश्वजोगी, ये 4 गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दिया। और ये चारों गुफाएं किस पहाड़ी में है? पहाड़ी में। कहाँ है? की पहाड़ी में। क्लियर है यहाँ तक? समाज को और बेहतर करने के लिए अशोक ने क्या कर दिया? पशु बलि पूर्णतः बैन कर दिया। पशु बलि पूर्णतः क्या कर दिया? बंद कर दिया। जिसका उल्लेख किसमें है? प्रथम शिलालेख में। अशोक के पहले शिलालेख में ही है क्या? पशु बलि की निंदा यानी पशु बलि बंद कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि यज्ञ कराना बंद कर दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड, बोला ये सब बकवास है, ये सब मत करो। यज्ञ तथा कर्मकांड करना क्या करवा दिया? उनका बंद करवा दिया, जिसके कारण से ब्राह्मणों की आय में कमी होगी। उनका इनकम का स्रोत तो यही है ना। जब ले ही ना होगा तब ले पैसा आएगा नहीं, जब ले ही नहीं होगा तब तक कर्मकांड। समझ रहे ना बात को? आजकल पर्व त्योहार 2 दिन हो जा रहा है, आधा दिन इन्हें करा देंगे और आधा दिन उन्हें करा देंगे। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि मौर्यकालीन समाज बहुत ही बेहतर था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी सभी धर्मों का क्या किया? सम्मान किया। उसने 11वें शिलालेख में क्या कहा है? ब्राह्मणों को कोई सताए नहीं। आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफा दान में दिया। क्या गुफा? 4 गुफा दान में दिया। और उसने पशु बलि क्या कर दिया था? बंद कर दिया। कहा किसी प्रकार के कोई बलि नहीं होना चाहिए पशु का। यज्ञ तथा कर्मकांड क्या कर दिया? यहाँ तक क्लियर है? नहीं समझे बात को? अब कहने का मतलब कि इस तरह इकोनॉमिक तरह से सताने वाली बात, मतलब एक होता है ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना। प्रताड़ित करना मतलब उनको कमजोर लोग समझता है। वो सोचता है कि धोती अगर पहने हैं, जनेऊ लटकाए हैं, तो समाजी जो प्राणी है वो सबसे कमजोर है। ऐसा गलत फहमी में न रहे। वही बात इसने कहा है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। ठीक है? कर्मकांड क्या है? कर्मकांड का मतलब होता है तुम जितना झोल झाल करता है ना, आल जाल। ठीक है? वही अभी तक गोलू का मोक्ष कर्मकांड। अच्छा ठीक है गोलू, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट वरी। मोक्ष में दिक्कत है। अच्छा ठीक है, बोल कहता है कि मर गया। ठीक आते हैं आगे। हम अगली क्लास में बोलू। इसके बाद क्या है? सामाजिक व्यवस्था हो गई। अब देखिए आप प्रशासनिक ढांचा देखिए। प्रशासनिक ढांचा, अभी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़े थे ना, अब ढांचा पढ़िए। ढांचा का मतलब होता है कि कौन कैसे कैसे शासन करता था। ठीक है? प्रशासनिक ढांचा, तो सबसे पहले राजा होता था। ठीक है? इसके बाद युवराज होता था। युवराज राजा शासन करेगा, उसके नीचे कौन है? युवराज है। प्रांत, प्रांत का मतलब राज्य। राज्य का शासन प्रांतपति करता था। मतलब प्रांत का जो नियंत्रण होता था ना, वो कौन करता था? प्रांतपति। प्रांत का नियंत्रण किसमें था? किसके पास था? प्रांतपति के पास था। 20 का 20 मतलब होता है मेरे भाई जिला। जहर नहीं, 20 माने जहर नहीं, 20 माने जिला। क्या हुआ? नींद आ रहा है का? क्या नाम है आपका? हाँ अभी का अमित, समझ में आ रही बात? 20 मतलब होता है जिला, और जिला का जो नियंत्रण था ना वो 20 पति के पास था। याद करना बड़े आसान है। प्रांत का प्रांतपति के पास और 20 का 20 पति के पास। ठीक है?
हाँ, विस्पति के पास हुआ करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ना, उसको गोप कहा जाता था। हाँ, गोप। गोप का मतलब होता है जो 10 गांवों को नियंत्रण में रखे। ठीक है, 10 गांव को नियंत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। गांव में एक मुखिया होता था, गांव में मुखिया, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीण गांव का हेड माने मुखिया। आ रही बात समझ में? तो ये प्रशासनिक ढांचा था जिसमें सबसे पहले राजा होता था, उसके बाद युवराज, प्रांत का नियंत्रण प्रांत के पास, विष का नियंत्रण विषपति के पास, उसके नीचे गोप जो 10 गांवों को नियंत्रित करता था। अब मौर्य काल के प्रशासनिक ढांचा में सबसे छोटा इकाई जो प्रशासन का है वो है गोप। क्लियर है? सबसे बड़ा कौन है? राजा। और सबसे छोटा गोप। और विकल्प में अगर गोप और मुखिया दोनों दे दे, गोप और ग्रामीण दोनों दे दे, तो आप ग्रामीण मारिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गोप और ग्रामीण दोनों दे दे तो किसको मारिएगा? यहाँ तक क्लियर है? ये प्रशासनिक ढांचा था। अब आर्थिक व्यवस्था देखिए। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि वहां पे इकोनॉमिक का क्या सबसे अच्छा साधन था। तो अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा साधन कृषि, पशुपालन और व्यापार था। मतलब तीनों बढ़िया से चल रहा था। ठीक है, कृषि भी था, पशुपालन भी था और व्यापार भी था। और अर्थ मौर्यकालीन व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में कह लीजिए, सरकारी भूमि होता है ना, जिसको अभी कहते हैं गवर्नमेंट जीएम लैंड, मतलब गवर्नमेंट का जमीन, जीएम लैंड बोलते हैं ना। तो उस समय गवर्नमेंट जो लैंड होता था, सरकारी भूमि जो होती थी, उसको सीता कहते थे। हाँ, क्या कहते थे? सीता कहते थे। सरकारी भूमि को सीता और कृषि विभाग को सीता अध्यक्ष। अभी तो बताया ना, कृषि विभाग के क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। और सरकारी भूमि को सीता। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे वास्तुकला। यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है? वास्तुकला मतलब होता है मेरे भाई स्ट्रक्चर बनाना, आर्किटेक्ट मतलब बनाना बहुत सारे तरह तरह के चीजों को। तो मौर्य काल में जो महल होते थे ना, वास्तुकला स्थिति, वास्तुकला या ढांचा, वास्तुकला व्यवस्था या ढांचा में आप देखिए, मौर्य काल का जो इतिहासकार जब उसका खोज किया तो उन्होंने बताया कि वहां का जो वास्तुकला था, वहां पे जो मकान हुआ करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। अब बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के महल हुआ करते थे, मकान हुआ करते थे। लकड़ी के ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर बन गया, फर्स्ट फ्लोर बन गया तो वो महल ही हो गया ना। 2 BHK 3 BHK का कैसे गिर जाए? नहीं ना गिरेगा, भी है, बहुत सारे लोग अभी भी प्रयोग करते हैं। तो मकान कैसी होती थी? लकड़ी की। इनके शासन काल में, मौर्य काल के शासन व्यवस्था में पत्थर के जो कारीगर होते थे, पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, कुशल कारीगर होते थे, पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण अशोक के शिलालेख है, स्तंभ लेख है, और सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। सब पत्थर का, सांची का स्तूप है, बिल्कुल स्तंभ भी पत्थर, सांची का स्तूप जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। आरी बात समझ में? और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाँ, सांची का स्तूप सबसे बड़ा है जो कि मध्य प्रदेश में है। और अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था मेरे भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर अशोक स्तंभ है। और अशोक ने अशोक स्तंभ में 4 शेर, पत्थर के 4 शेर को एक ही जगह रखा है, एक ही
जगह रखा है। आप देखे होंगे अशोक स्तंभ में आगहू शेर है, बाएं भी शेर है, दाहिने भी शेर है और पीछे भी शेर है। देखे हैं? कहीं तीनों को दिखता है सर, पीछे वाला दिखता ही नहीं है। पैसा है, नोट है, निकाल के देखिए, निकाल के देखिए, कोई नोट में देखिए ना अशोक स्तंभ दिखेगा। अशोक स्तंभ में आगे दिखेगा शेर, बाएं दिखेगा शेर, दाहिने दिखेगा शेर, लेकिन पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे भी है परंतु दिखता नहीं है, वो हिडन है ना। बाएं भी है, दाहिने भी है, आगे भी है और पीछे भी है। तो अशोक स्तंभ में आपसे पूछेगा शेरों की संख्या कितनी है? 4, जो अहिंसा का सूचक है। किसका सूचक है? अहिंसा का सूचक है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आ रही बात समझ में? तीनों को दिखेगा, वो नहीं ना दिखेगा। आ रही बात समझ में? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। और हमने आपको बताया था कि मुंडो उपनिषद से एक शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय शब्द है। क्लियर है यहाँ तक? तो अहिंसा का सूचक कौन है? सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर है, 4 शेर है। और ये भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कहाँ थे? बारिश हो गया का? मेरे तरफ तो हुआ ही नहीं आज। सरस्वती पूजा में ऐसी खता मेरे साथ हुई, मेरे घर छोड़कर सब घर बरसात हुई। नहीं, आप लोग पूजा वूजा तो कर नहीं रहे, इसलिए बारिश हो रहा है। चलिए ये देखते हैं, एक बार निकाल कर क्या हुआ? तिरपाल से ढक दिए थे। आइए देखिए, अशोक जब बौद्ध धर्म माना तो क्या सभी धर्मों को नुकसान पहुंचाया? उसने किस अभिलेख शिलालेख में कहा कि ब्राह्मणों को सताएंगे? किस संप्रदाय को 4 गुफा दान